ठीक, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में नॉर्मली जो है परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में हम नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पे ही रहेंगे। इसलिए कि दोनों जो हैं बिजनेस फर्म है, इंडस्ट्री है, ठीक है, वो दोनों अपनी फुल प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। यानी हम भी अपनी बात करें, अगर मार्केट में हम पहले से मौजूद हैं तो हम भी फुली प्रिपेयर हैं, और जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो भी अपनी प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं मार्केट में। तो मुकाबला सख्त होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लॉन्ग रन पे ही रहेंगे। ठीक है, यही वजह है कि हमने जो परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन में जो ग्राफ्स बनाए थे, उसमें जो नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट है वो इधर अप्लाई होगा। यानी नॉर्मल कर्व का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो है आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, एम सी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सब इक्वल होंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा था परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। और अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। इम्परफेक्ट में मैंने आपको 3 कंपटीशन बताए थे। एक है मोनोपोलिस्टिक है, एक है ओलिगोपोली और एक है डियोपोली, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट the number of the seller is large, but each seller has a product differentiated from those of his rival। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या करेंगे हम, आपका जो सेलर है वो ठीक, नंबर ऑफ सेलर जो हैं आपके वो क्या होंगे, लार्ज। अच्छा, इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में तो आपके नंबर ऑफ सेलर जो हैं वो लार्ज होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें भी होंगे, मगर परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में इसमें कम होंगे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें नंबर ऑफ सेलर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मगर परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में कम होते हैं। ईच सेलर हैज़ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है वो अपनी प्रोडक्ट में कुछ खुसूसियात लेकर मार्केट में आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले से जो प्रोडक्ट मौजूद है वही प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाएगा। अगर वही प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगी तो फिर आपस में कंपटीशन किस तरह होगा। कंपटीशन किसी बेस पर तो हो, या तो ये जो न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है
या तो इसकी प्राइस कम होगी, या इसकी क्वालिटी होगी अच्छी, स्टैंडर्ड इसका होगा एक मार्केट के अंदर, एक नेम होगा, इसका नाम होगा मार्केट में, या इसकी और दूसरे किसी भी हवाले से कोई ना कोई डिफरेंशिएट मार्केट में लेकर करके लेकर आएगा, यानी कोई उसका स्लोगन चेंज होगा। ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता ये है कि नंबर ऑफ सेलर जो हैं वो परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में कम होते हैं, मगर इसके मुकाबले में मगर होते ज़्यादा हैं। ठीक है। परफेक्ट के मुकाबले में कम होते हैं। फर्स्ट। सेकंड ये कि वो डिफरेंशिएट लेकर आएगा, यानी अपनी प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खसूसियात पैदा करके मार्केट में आएगा कि मार्केट का कुछ पार्ट कैप्चर कर लेगा। what one firm produces is not quite like other what any other firm produces। यानी ऐसा नहीं है कि जो पहली एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है ये भी वैसी ही चीज़ मार्केट में लेकर आए, नहीं ऐसा नहीं है। ये इसके अंदर कोई डिफरेंशिएट होगी, यानी डिफरेंट चीज़ लेकर आएगा मार्केट में। इन फैक्ट ईच फर्म हैज़ अ काइंड ऑफ लिमिटेड मोनोपोली ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट एंड हेंस द नेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी हर फर्म अपनी उसमें एक तरह की लिमिटेड मोनोपोली रखेगी। लिमिटेड मोनोपोली होगी यानी जो उसके पास चीज़ मिलेगी बिल्कुल वही चीज़ दूसरे के पास नहीं होगी। समझे? इसको समझने के लिए मिसाल देते हैं हम। फॉर एग्जांपल मार्केट में हमारे पास जो है लक्स सोप मौजूद था, और एक बड़े अरसे कई टाइम हो गया उसको कि मार्केट में लक्स को सोप की एक मार्केट है। जब हम बात करते हैं सोप तो आपके जहन में फ़ौरन नेम आता है लक्स, ये एक ब्रांड कहलाता है, ये सही बात है। जैसे आपने प्रोडक्ट का नेम लिया सामने नाम आया लक्स, इट्स मीन आप जो एक ब्रांड की बात कर रहे हैं। ठीक है। मगर लक्स की जो मार्केट थी वो, ठीक है, उसने पूरी मार्केट को एक कैप्चर किया हुआ था। बाद में एक सोप आता है, ठीक है, और अगर वो सोप वही लक्स का स्लोगन लेके आता मार्केट में तो लक्स पहले से मौजूद है और लोग जो है उस पर ट्रस्ट करते हैं, यानी कई अरसे से यूज़ कर रहे हैं, यानी 20 25 30 साल से एक बंदा यूज़ कर रहा है तो वो तो वो चीज़ नहीं छोड़ता। कभी कभी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो हमारे दादा यूज़ करते थे, फिर अब्बा यूज़ करते थे, हम भी ये यूज़ करेंगे, यानी वो उससे हटने वाला नहीं है उस चीज़ से। भाई हमारे घर में यही चीज़ आती है। ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो है फीलिंग्स जो है उससे अटैच हो जाती हैं। जैसे कि हम ब्रांड के और प्रोडक्ट में यही डिफरेंस होता है कि ब्रांड से रिलेटेड ये होता है कि लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, अटैच हो जाती हैं। यानी तो अगर सेफ गार्ड भी वही स्लोगन मार्केट में लेकर आता तो मार्केट का शायद 1% भी इतना कैप्चर नहीं कर पाता। ठीक है। उसने क्या किया, उसने स्लोगन चेंज कर दिया। उसने बोला जरासीम से बचाव के लिए साहब, यानी अगर किसी को जरासीम से खात्मा चाहिए, ठीक है, बचना है, तो फिर आप क्या करें, आप जो है सेफ गार्ड यूज़ करें। अब मार्केट ब्रेक हो गई। जो लोग पहले से लक्स यूज़ करते थे, ठीक है, अच्छा बीच में और भी सोप है हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। अभी हम ये सपोज कर रहे हैं कि लक्स के बाद अगर सेफ गार्ड आ जाता तो क्या हुआ। तो सेफ गार्ड ने क्या किया, एक न्यू स्लोगन लेकर आया मार्केट में कि जरासीम से बचाएं आपको, और जरासीम जो है बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें ऐड दिखा रहे हैं कि बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो उसमें जो है जम्स हैं, और ये बच्चों के लिए ख़तरा है, उनकी सेहत ख़राब हो जाती है, उनको जो है नज़ला खांसी बुखार हो जाता है। तो इसने डायरेक्ट जो है मार्केट पे इम्पैक्ट किया। एक ऐसा इफेक्ट हुआ कि जो, जैसे कि हमें पता है पेरेंट्स जो हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं बच्चों से रिलेटेड, तो उनके ऊपर इसका बड़ा एक इम्पैक्ट आया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को जो है जरासीम से बचाना है। ठीक है। जब 40 साल पहले तो कोई जैसे लग रहा है कि जरासीम थे ही नहीं, बच्चे मट्टी में खेलते थे, भागते दौड़ते थे फिलहाल। तो अब उन्होंने क्या किया, किसी भी चीज़ को आप टच करेंगे उसमें जर्म्स हैं और उसको ऐसे नहीं छुएं, उसको पहले हाथ धो लें आप, अगर आप खाना खाने से पहले वैसे भी धोने चाहिए मगर आप वो बस सेफ गार्ड से धोएं आप। तो इससे क्या हुआ, एक न्यू स्लोगन जब मार्केट में लेकर आया सेफ गार्ड, तो उससे मार्केट जो है वो ब्रेक हो गई, यानी अब मार्केट का कुछ पार्ट जो है लग से निकला और सेफ गार्ड के पास चला गया। ठीक है। अब मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि उसने अपना मार्केट के अंदर कुछ डिफरेंस क्रिएट किया। डिफरेंस बोलते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केट, यानी डिफरेंस, उसने डिफरेंशिएट क्रिएट किया, यानी कुछ खसूसियात पैदा की, या उसको कुछ इम्तियाजी खसूसियात पैदा कर ली उसके अंदर कुछ। ठीक है। इससे ये हुआ कि मार्केट जो है, मार्केट के जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट, बड़ा पार्ट फिर भी लक्स के पास रहा और उसका कुछ पार्ट जो है सेफ गार्ड के पास आ गया। तो इससे ये हुआ कि अगर आप बगैर स्लोगन के मार्केट में आते, बगैर डिफ्रेंशिएट करके मार्केट में आते, तो आपके पास ये पार्ट भी नहीं आता। फिर भी
एक बड़ा पार्ट अभी भी उसके पास सेफ गार्ड के पास है। और इन दिनों में लॉकडाउन के कंडीशन में, ये पेंडेमिक की सूरत में जिसको बोले जा रहे हैं पेंडेमिक, इसमें जो है लक्स और डिटोल साबुन ने बड़ा जो है बिजनेस किया है। तो क्या वो मार्केट डिवाइड हो गए फिर? ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं, टी की बात कर लें। टी हमारे पास जो है टपाल है, फैमिली मिक्सचर है, इनका अपना एक मार्केट है। ये भी काफ़ी अरसे से मार्केट में बैठे हुए हैं और मार्केट पे इनका कंट्रोल है। ठीक है। बट क्या होता है, अगर इसके अलावा कोई टी मार्केट में आती है और उसका स्लोगन नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही होता है, तो वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पाती। तो एक न्यू टी टी मार्केट में आती है और बहुत सारी आई हैं, मगर हम बात करें तेज़ दम की। एक आती है चाय आती तेज़ दम। अब तेज़ दम से ये हुआ कि उन्होंने एक ऐड दिखाया कि एक शख्स जो है वो घोड़े पे भाग रहा है और उसने क्या किया, वो ट्रेन जा रही है, ट्रेन से भी आगे निकल गया। पता नहीं उसने घोड़े को भी तेज़ दम पिला दी थी। तो इतना तेज़ भाग रहा है वो घोड़ा उसका, कि उसने जाके ट्रेन के आगे बच्चा है उसको उसने बचा लिया। यानी इस तरह ऐड दिखाया गया और फिर बताया गया भाई ये जिदार लोगों का काम है, ये हम तेज़ दम पीते हैं, तेज़ दम से जो है दम आ गया समझे, इस तरह की उसमें ऐड दिखाया गया। ठीक है। तो क्या बताने चाह रहे हैं कि मार्केट को क्या हुआ, मार्केट फिर ब्रेक हो गई। वो जो अपनापन में मार्केट लगी हुई थी टपाल और फैमिली मिक्सचर में, ठीक है, लिप्टन में लगी हुई थी मार्केट, या इनके पास मार्केट का पूरे मार्केट थी। इससे क्या हुआ कि फिर एक और तेज दम के नाम से टी मार्केट में आती है और वो ठीक है। तो हम देखते हैं कि मार्केट का कुछ पार्ट इन्होंने भी कैप्चर कर लिया तेज दम ने। तो बताने का मकसद ये है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसमें नंबर ऑफ सेलर लार्ज तो होते हैं, मगर वो मार्केट में जब आएंगे तो अपनी प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएट क्रिएट करके मार्केट में आएंगे, ऐसे मार्केट में नहीं आएंगे। अगर आप ऐसी मार्केट में आ जाएंगे तो मार्केट में पहले से वो प्रोडक्ट मौजूद है तो आपकी प्रोडक्ट को कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इस तरह हर प्रोडक्ट के अंदर ये होता है कि वो मार्केट में कोई डिफरेंशिएट क्रिएट करके आए। ये इसी तरह जब हम बिजनेस की बात करते हैं, अगर कोई चाहता है कि वो भी बिजनेस करे तो अपने बिजनेस में कोई ना कोई डिफरेंशिएट क्रिएट करके मार्केट में आए, ताकि मार्केट का कुछ पार्ट उसके पास भी आ जाए, वरना बड़ा टाइम लग जाता है मार्केट को कैप्चर करने में। ठीक है। तो डिफरेंशिएट क्रिएट करने से ये होगा कि आपके पास मार्केट का एक पार्ट आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह वो फिर इंक्रीज होती रहेगी मार्केट। The following are the main features of the monopolistic competitive market. First is main feature of monopolistic competition. First is large number of firms. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा होती हैं, यानी एक दो तीन नहीं होती, इससे ज़्यादा होती हैं, चार पाँच छः से ज़्यादा होती हैं। ठीक है। यानी अंदाज़ा लगा लें 20-25 होती हैं। मैं अगर आपसे पूछूँ सोप की क्वांटिटी कितनी होगी, कितने तरह के सोप आपको मार्केट में मिल जाएंगे? ठीक है। ये ऑयल आपको कितने मार्केट में ब्रांड मिल जाएंगे? आप बोलेंगे सर सोप का नेम काउंट करने शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे सर 10 के नेम तो मुझे याद है सोप के, 10 और होंगे तो 20 होंगे। जैसे ऑयल कितने होंगे भाई? जैसे वहाँ पर डालडा है, सोया सुप्रीम है, ठीक है, हबीब है, तलो है, किसान है, इस तरह करके दो चार और बता देंगे आप, तो उनको डबल कर लें आप। ठीक है। टी भी इस तरह आप चार पाँच आठ बता देंगे, उसको डबल कर लें आप, तो 20 22 25 से ज़्यादा नहीं होंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कम होती है। ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट मतलब हो गया कि प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी होगी या कोई भी डिफरेंस होगा, चेंज होगी प्रोडक्ट, कोई खसूसियात लेकर हम मार्केट में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट फ्री एंट्री एंड एग्जिट। हाँ, मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट है, अगर आप आना चाहें आ जाएं, अगर आप मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं चले जाए मार्केट से। आप कोई नहीं रोकेगा आपको। आप चाहते हैं कि आप भी जो है ऑयल, एक न्यू ऑयल या न्यू टी मार्केट में लेकर आए तो ले आए आप भी। ठीक है। और कोई पहले से मौजूद है वो चाहता है एग्जिट कर जाए तो एग्जिट कर जाए, छोड़ दे मार्केट, कोई मसला नहीं है। नंबर फोर्थ है इंडिविजुअल प्राइसिंग बाय अ फर्म। अच्छा, इसमें जो प्राइस की डिटर्मिनेशन होती है फर्म डिसाइड करती है। फर्म डिसाइड करती है कि ये प्राइस हम रखेंगे। ठीक है। फर्म मींस एक फर्म, और फिर पीछे क्या होगी उसकी इंडस्ट्री, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। तो मेन फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस किए। ठीक।
ये 4 इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। The number of firms which constitutes an industry is fairly large. लार्ज होंगे, अभी हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ सेलर जो है वो लार्ज होंगे। सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, उसमें अपनी कुछ खसूसियात लेकर आएगी फर्म मार्केट में। द फॉर्म और द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल डिफरेंट होगा उसमें, यानी किस चीज़ का डिफरेंशिएट है, या तो रॉ मटेरियल का डिफरेंशिएट हो सकता है, या कलर आपका चेंज है, या आपकी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज है, या आपके प्रोडक्ट की पैकिंग या डिज़ाइन चेंज है, कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, उसकी बेस पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फर्म्स प्रोड्यूस सॉफ्ट ड्रिंक like Coca-Cola, Limca, Sprite, etc. ठीक है, though the ingredients are same products carry a different brand name. अच्छा, उसके इंग्रेडिएंट्स तो सेम है, आप बोले भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर किस चीज़ से बनी है कोको कोला, तो हो सकता है वो इक्वल ही हो, बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है, बस उसके जो ब्रांड नेम है वो चेंज है। ठीक है, बाकी उन्होंने कलर और उसका टेस्ट चेंज कर दिया। ठीक है, तो अंदर बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है, मगर ब्रांड नेम उसका चेंज हो गया। उधर पेप्सी रख दिया, उसको कोको कोला हो गया, लिम्का हो गया, स्प्राइट हो गया। तो डिफरेंशिएट किसी भी तरह का हो सकता है, कलर, पैकिंग, टेस्ट, साइज, डिजाइन, प्राइस, क्वालिटी। कोई डिफरेंशिएटर मार्केट में लेकर आएंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो है आगे जाएगी। ठीक है, थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। Firms under monopolistic competition are free to enter and leave the industry at any time. किसी भी वक्त आप फर्म जो है वो मार्केट में एंटर हो सकती है और कभी भी मार्केट को छोड़ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। इंडिविजुअल प्राइसिंग बाय फर्म इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, एवरी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हैज इट ओन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। देखिए पाकिस्तान के अंदर होता यह है नॉर्मली कि आपने कोई प्राइस रखी हुई है, ठीक है, आपने फाइनल की है। ठीक है, आपकी एक फर्म है, आपका आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने उसकी प्राइस रखी। यहाँ पर पाकिस्तान में एक होता है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी होती है, जो प्राइस को कंट्रोल करती है, वो चेक एंड बैलेंस रखती है ऊपर। मगर अभी ऐसा लगता है वो शायद सो गई है, ऐसा क्या हुआ है, या फिर पीछे से जो है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है प्रोडक्ट की कि हर चीज़ महंगी हो रही है। ठीक है, तो ये वजह है। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, इसलिए कि आपको वो चीज़ चाहिए किसी भी सूरत में। रमज़ान में आपको चाट बनानी है, आपको फ्रूट्स चाहिए, कुछ भी हो जाए सबको सबको खरीदना है। नॉर्मली आप खरीदे ना खरीदे मगर चाहिए। ठीक है, इस तरह आपको बेसन चाहिए और इसके अलावा ऑयल, बेसन और एक्स्ट्रा आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं चीज़ें, तो आपने डिमांड इंक्रीज कर दी है उस चीज़ की, जो कि नॉर्मली नहीं होती, मगर आप ज़्यादा खरीद रहे हैं रमज़ान में तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। इसको हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आपने ये इन्फ्लेशन क्रिएट किया है। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, आप डिमांड नहीं कर रहे हो उसकी इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हैं, नॉर्मली आप खरीद रहे हैं जिस तरह खरीदते हैं, मगर पीछे से या तो टैक्सेस की वजह से, या फिर रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से, या और दूसरे कोई टैरिफ इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में जो है उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये कहलाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट पुश की वजह से, वो कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये होता है कि कोई भी फर्म अपनी प्राइस को डिटरमाइन करेगी, भाई ये मेरी प्राइस है। फिर ऊपर हम देखेंगे कि एक क्या कहते हैं प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, वो उसको देख चेक एंड बैलेंस में रखती है कि नहीं आपने जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बहुत महंगे, उसको इस रेट पर लेकर आए। ठीक है, अगर वो इस रेट पर ले आता है, वो बोलते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, मसला नहीं है, कुछ प्राइस कम करके। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, वो प्राइस फाइनल हो जाएगी, वरना फिर अगर वो बोलते हैं मुमकिन ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकता प्राइस में, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब्सिडीज दे देती है। फिर गवर्नमेंट बोलती है आप कितने का सेल कर रहे हैं,
तो वो बोलेगा भाई मैं तो 100 का सेल करूंगा। तो गवर्नमेंट कहती है आप ऐसा करें 80 का मार्केट में निकालें। भाई 80 का तो मैं सेल नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मैं 80 का नहीं सेल कर सकता, मुझे प्रॉफिट कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा फिर इस पर। तो ठीक है आप 80 का निकालें, 20 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी आपको। ठीक है, जितनी प्रोडक्ट है आप दे दें, या फिर हम मार्केट में निकालें और उस पर जो है हर प्रोडक्ट पर 20 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करेगी। तो कितनी प्रोडक्ट है भाई मेरे पास, तो समझे 100 है, 100 प्रोडक्ट हैं, एक पे 20 रुपए, तो 20 का मतलब हो गया ये 20 और 200, 2,000 रुपये गवर्नमेंट दे देगी आपको। सही, इस तरह करके वो 2000 मिलियन हो जाती हैं। लाखों प्रोडक्ट होती हैं, लाखों क्वांटिटी होती है, तो उसको बोलते हैं सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। इंडिविजुअल प्राइसिंग बाय अ फर्म। फर्म फाइनल उस पर डिसाइड करती है कि ये प्राइस होनी चाहिए, उसमें फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, और लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं इसमें। किसकी बात करें हम, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक की। ठीक है, ये देखें इसका ये ग्राफ बना हुआ आपके सामने। फर्म्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये जो हम बात कर रहे हैं ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का कर्व है, इससे पहले हमने बनाया था परफेक्ट कंपटीशन का कर्व। ठीक है, अब देखें इसमें क्या बना हुआ है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास यूनिट्स हैं 1 2 3 4, और प्राइस है 8654। प्राइस डिक्रीज क्यों हो रही है, प्राइस इंक्रीज करेंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में, वो कॉम्पिटिटर भी तो बैठा हुआ है ना, फिर मार्केट उसके पास चली जाएगी, मार्केट का एक शेयर। तो हम क्या चाहेंगे कि प्राइस हमारी कम से कम रखें या कम करें, बढ़ाएं नहीं ज़्यादा। ज़्यादा इंक्रीज करेंगे प्राइस तो कॉम्पिटिटर मार्केट में बैठा है, उसके पास कस्टमर स्विच कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक, तो प्राइस कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। आपकी जो कोशिश होती है प्राइस कम हो। ठीक है, अगर प्राइस 8 रुपीज़ है, सेकंड यूनिट पे 6 रुपीज़, 5 रुपीज़, 4 रुपीज़। अब जरा इसको देखते हैं, अगर आपने एक यूनिट 8 रुपीज़ का सेल किया तो 8 1 8 हो गया, 6 2 12 हो गए, 5 3 15, 4 4 16, ये टोटल रेवेन्यू आ रही है। टोटल रेवेन्यू किस तरह आती है, पी मल्टीप्लाई क्यू। जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं 4 यूनिट सेल कर रहा हूँ और सॉरी 4 यूनिट सेल कर रहा हूँ और 4 रुपीज़ का एक यूनिट है, तो 4 4 16, 16 रुपीज़ हो गए। तो टोटल रेवेन्यू ये हो गई आपकी। ठीक है, ये यूनिट्स है, ये प्राइस है, टोटल रेवेन्यू किस तरह है, टोटल रेवेन्यू आपने प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आप। एम आर किस तरह आता है, मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह आती है कि आप टोटल का डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। यानी 8 यहाँ पे कॉपी कर दिया, 12 और 8 का डिफरेंस आपका आया 4, 15 और 12 का डिफरेंस आपका आया 3, 16 और 15 का डिफरेंस आपका आया कितना, 1। तो ये हो गई आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एम आर। अच्छा, ए आर किस तरह आती है, ए आर के लिए हम करते हैं टोटल रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। यानी 8 को 1 से डिवाइड किया तो 8, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4। तो उससे क्या हुआ, हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो पी और ए आर है दोनों इक्वल है। देखिए पी और ए आर इक्वल हो गए, 8654, 8654। ठीक है, ये तो पी और ए आर एक जैसे हो गए। एम आर अलग है और टी आर तो अलग है। ठीक है, एम आर अलग है। तो हमने क्या करना है, नीचे ए आर और एम आर का कर्व बनाना है, ए आर और एम आर का ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यूनिट पे लेंगे, 1 2 3 4 यूनिट्स ले लेंगे। जरा देखिए कर्व हम बनाते हैं, इसको भी बना लेते हैं। अगर ये वहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नहीं हुआ यहाँ पे, कॉपी नहीं हुआ। ठीक,
2 3 4। ठीक है, हमने डिफरेंस ले लिया। अब फिर वो ये हमें जाके वहाँ देखना पड़ेगा कि प्राइस कितनी है। हमारा ए आर का बनाते हैं पहले। ए आर है 8654। ठीक है, ए आर कितना है 8654। 8654, ये फर्स्ट पे 8, फिर 6, फिर 5, 4। तो तकरीबन कुछ 8654 इस तरह कर बन गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, एम आर कितना है भाई? 8431। ठीक है, 8431 है आपका एम आर। अब है ये 8, फर्स्ट पे 8, 4, 3 और 1, तकरीबन इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह कर बन गया। ये एम आर हो गया और ये ए आर हो गया। ये मैंने आपको जस्ट बताया कि ये ऐसे क्यों बने हैं। वो तो इससे पहले हमने बनाया था परफेक्ट कंपटीशन का, वो ऐसे था ए आर एम आर पी, ये ऐसे था। ये परफेक्ट कंपटीशन का है। बस ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल डिफरेंस क्या है। ये इसलिए था कि इसकी प्राइस सेम थी। प्राइस कांस्टेंट होती है परफेक्ट कंपटीशन में, तो उसकी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी थी। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, किसमें बनी थी? परफेक्ट कंपटीशन में। ये कौन सा है? इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है? इसलिए कि इसमें जो प्राइस है वो चेंज हो रही है, इस वजह से। आपने किस तरह का कर्व बनाना है? आपने जो कर्व बनाना होगा वो ऐसे ही बनाना होगा जिस तरह भी आपके सामने बना हुआ है कर्व, ऐसी कर्व बनाएंगे। ठीक है, इसी शेप में बनाएंगे बिल्कुल जिस तरह मैंने बनाया। आपने ड्रॉ नहीं करना है, बनाना नहीं है कर्व। इस तरह एक टेबल के साथ बनाना है। ठीक है, जिस तरह उसमें नहीं बनाना था, उसमें मैंने आपको कोई टेबल वेबल नहीं दिया था, अंदाजन बनाया। इसमें भी आपने ऐसे ही बनाना है। बस ये ध्यान में रखना, एम आर नीचे होगा, ए आर ऊपर होगा। ठीक है, एम आर हो गया। तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का कर्व इस तरह होता है। क्या डिफरेंस है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होती है तो स्ट्रेट लाइन होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती है, इसलिए डाउनवर्ड हमारा कर्व बनता है। अब इसके अंदर भी 3 कंडीशन है। ठीक है, ये जो आपका है ना ये इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसके अंदर भी 3 कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन कौन सी है? वही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट। इसके भी 3 कर्व बनाएंगे हम। ठीक है, तभी आपके सामने बनाते हैं, तो इसके भी 3 कर्व्स बनेंगे। ये आपके सामने बना हुआ है सुपर नॉर्मल। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में जस्ट मोनोपोलिस्टिक पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अभी आपके सामने बना हुआ है, देखेंगे। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ये सब नॉर्मल हमें दिखाना है। सब नॉर्मल, सॉरी सुपर नॉर्मल। सुपर नॉर्मल में हम क्या शो कराते हैं कि हमारी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप है ये एम आर ए ऊपर ए आर आएगा। ठीक है, जहां पर ये देखें, जहां पे एम सी एम आर को काट रहा है वही लाइन ऊपर तक जाएगी। बनाते हैं यहाँ पर हम।
ठीक है, ये आपका नॉर्मल कर्व बन गया। एक मतलब वहां जाके फिर देख लेते हैं। ये आपका ये रहा, एम आर नीचे, ए आर ऊपर है। ठीक है, जहां पे एम सी एम आर को कट कर रहा है, देखें एम सी ने एम आर को जहां कट किया वही लाइन ऊपर तक चली गई है। सही है, इसको देखते हैं वहां पे हम दोबारा। ये रहा, जहां पे ए आर ऊपर है, एम आर नीचे है। ठीक है, जहां पर एम सी ने एम आर को कट किया वही लाइन ऊपर चली गई। और ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू बॉक्स। अब मैं आपसे पूछूं ये बना क्या रहे हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये बना रहे हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम बना रहे हैं सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल ए आर ग्रेटर देन ए सी। ये बनी है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और उसमें है सुपर नॉर्मल ए आर ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल रेवेन्यू कितनी है, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, नाम दे रहे हैं जरा हम। पी ओ ई एस। ठीक है, कितने टोटल रेवेन्यू जरा बताइए। पी ई एस ओ, गुड। पी ई एस, सही है। ये नॉर्मल कर्व बना हुआ है आपके सामने, इसमें कोई इफेक्ट अभी तक शो नहीं कराया है हमने। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी जो क्या कहते हैं कॉस्ट है वो रेवेन्यू से कम होनी चाहिए। टोटल रेवेन्यू आपकी है पीई एस ओ। ठीक है, बनाना किस तरह का कर्व है हमें, हमें बनाना है कुछ इस तरह का कर्व बनाना है, ऐसा। सही है, अब हम क्या बनाएंगे, इसमें एक कर्व बनाएंगे एसी का और हमारा ग्राफ हो जाएगा कंप्लीट। एसी का कर्व बनाएंगे, एसी हमें क्या करना है, रेवेन्यू से कम शो कराना है, कॉस्ट कम शो करानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ऐसा कर्व बना है जिसने एसी जो है हमारा, समझे क्या कर रहा है, रेवेन्यू से नीचे, एसी रेवेन्यू से नीचे है। देखिए नीचे रेवेन्यू ज़्यादा है, एसी कम है। उसको इस तरफ ले जाते हैं, उसमें जिस तरह बना है वैसे ही बनाते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जब जैसे हमने एसी का कर्व बनाया, अब हम देखते हैं एसी कहाँ कट कर रहा है, ये देखें यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, ये ये हो गया, इसका हमने नाम दे दिया टी, इसका नाम दे दिया हमने ए। मुझे बताएं टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट बताएं। टी ए एस ओ, गुड गुड गुड। टी ए एस ओ,
TAS, ठीक है, ये हमारी टोटल कॉस्ट TASO। PESO आपकी टोटल रेवेन्यू है, TASO आपकी टोटल जो है वो कॉस्ट। प्रॉफिट बताएं कितना होगा? PEAT आपका प्रॉफिट है। गुड, माशाल्लाह आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ये आपका प्रॉफिट है, कितना हो गया प्रॉफिट? प्रॉफिट हो गया PEAT, PEAT, ये आपका हो गया प्रॉफिट, PEAT प्रॉफिट। तो ये हमने कौन सा कर्व बनाया है? ये हमने बनाया है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, शॉर्ट रन, सॉरी, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, कहाँ गया ये ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपने ये कर्व बनाया, ये रहा। अच्छा, नेक्स्ट हम कौन सा बनाएंगे कर्व इसमें? इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सुपर नॉर्मल हो गया। अब हम बनाएंगे इसका नॉर्मल का कर्व बनाएंगे। ठीक है, ये सुपर नॉर्मल। अब जरा नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल कर्व। इसमें बनाएंगे हम नॉर्मल का इफेक्ट शो कराएंगे, नॉर्मल का इफेक्ट शो कराएंगे। अब हमारे पास जो है मीटिंग 1 मिनट से भी कम रह गई है, ये एंड हो जाएगी मीटिंग, तो फिर नेक्स्ट मीटिंग को इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि ये मैं इसी का वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कर्व फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मीटिंग को इसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम बनाएंगे इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का नॉर्मल। ठीक है। सेकंड ये कि आपकी अटेंडेंस फर्स्ट मीटिंग में लगाता हूँ मैं, उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस लगती है, बाकी फिर अटेंडेंस नहीं लगती है। तो आपने फर्स्ट मीटिंग में 15 मिनट के अंदर अंदर क्लास के अंदर होना है। 15 मिनट से अगर लेट होता है उसकी अटेंडेंस नहीं लगाता मैं।